अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है इस पूरे मामले में? लग रहा है कि अनुराग यादव को इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि कंडीशन जो भी आजकल देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की है, वो बेहद दयनीय दशा है। देखिए, एसपी साहब उस समय जो पिस्टल को लेकर के गुस्सा था, वो गुस्सा था नहीं। नमस्ते, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। हम इस वक्त जौनपुर में मौजूद हैं, अनुराग यादव के घर। अब वो लड़का तो इस दुनिया में नहीं है, अब सिर्फ उसकी यादें ही इन तमाम लोगों के बीच पड़ी हुई है। कोई उसे याद करके रो रहा है, तो कोई उसकी इस तरह की घटना पर आंसू बहा रहा है, पछतावा कर रहा है। पापा कह रहे हैं कि मैंने उसे अकेले उस वक्त क्यों छोड़ा, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारे साथ होता। पापा उसकी ये भी कह रहे हैं कि अगर घर में मैंने शास्त्र की किताबें नहीं बल्कि शस्त्र पाल के रखा होता तो इस तरह की घटना को उन लोगों ने अंजाम नहीं दिया होता। बहुत होता तो दो लोगों को भी मारता, जेल में रहता, लेकिन मुलाकात हमेशा उससे होती रहती, हमेशा के लिए मुझसे जुदा नहीं हो जाता। इस तरह की बातें कर करके उसके पिताजी दहाड़े मार करके रो रहे हैं। घटना को 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन सभी के चेहरे पर अभी भी वही गम का साया है। अनुराग को कोई भुला नहीं पा रहा है। हमारे साथ अनुराग के पूरे मामले को जो देख रहे हैं वकील, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रामजस यादव नाम है। थोड़ा सा इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि घटना कब से शुरू होती है और उसका अंजाम तो आपके सामने ही है। खबर ये है कि 1995 से मामला चल रहा था। जो ज़मीनी विवाद था, वो 1995 से लंबित था। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये लगभग 29 साल बीतने को है और ये डिसाइड हो नहीं पा रहा है। मुकदमा ये लगातार चल रहा है, विवाद बढ़ते जाएंगे। तो जितनी विवादित ज़मीन थे, वो कहीं ना कहीं सन 92 में हमारे दादा और अनुराग के दादा, दोनों लोग सगे भाई थे, मिल करके उस दीवार ज़मीन को, विवादित ज़मीन जितनी दिखाई गई है, उस पर बाउंड्री वाल का निर्माण करा चुके थे सन 92 में ही। इसके बाद वो जो आरोपी है, वो 95 में उसी जब विवादित ज़मीन पर जो एक मुकदमा दायर करता है और मुकदमा करके वो धीरे धीरे मुकदमे की आड़ में बाउंड्री वाल सब उखाड़ लिया जाता है। हम तमाम प्रार्थना पत्र जो है डीएम साहब, कप्तान साहब, थाना अध्यक्ष लेकर के IGRS तक भी डाले कि 1995 से नहीं, अभी हम तो इधर डाले थे उस समय। अभी ऐसा नहीं कि 1995 में बाउंड्री मामला मतलब 1995 से चल रहा था। हाँ, उसमें तमाम आपत्तियां पड़ी थी, प्रार्थना पत्र पड़ा था कि इस मामले का निस्तारण हो जाए, लेकिन हाँ, हुआ नहीं। 2024 तक आज तक नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस ज़मीन को जो है उसको दे देते हैं। तमाम प्रार्थना पत्र देने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा है, इस ज़मीन को जो है हम लोग छोड़ देते हैं। बेशक हम लोगों के कब्जे में रही, लेकिन दे दिया जाए, उसको ख़त्म कर लिया जाए झगड़ा। तो हमने ग्राम प्रधान से कहा कि ऐसा है, जितनी भी विवादित ज़मीन है, जितने का वो दावा कर रखा है, उतनी ज़मीन जो है उसको दे दीजिए और झगड़ा ख़त्म करा दीजिए वहाँ पे, और दीवार का निर्माण करा दीजिए। एक तरफ हो जाए, एक तरफ हम हमेशा झगड़ा ख़त्म हो। इतना सब कुछ हो भी गया। अब मौके पर देखेंगे तो वहाँ जो है दीवार बनाने के लिए बुनियाद भरी कंप्लीट हो चुकी है लगभग। थोड़ा हाइट नहीं है उसकी, लेकिन कंप्लीट है। कि ये क्लियर हो गया कि आप पश्चिम तरफ रहोगे, हम पूर्व तरफ। इतने से भी उसका जी नहीं भरा। उसके बाद वो हमारा जो बगीचा है, भूमधरी नंबर है, ये अनुराग का इधर बगल में जो तालाब बना हुआ देखेंगे तो वो भी चक में बनाया गया है। उस पर भी मुकदमा कर दिया। उसके बाद कहा अब ये भी मुझको दीजिए। तो इस वजह से जो है कि विवाद देते गए, उसकी लालच बढ़ती गई। लालच तो इतना बड़ा लालची कि कहिए कि भूमाफिया। हमने इसके संबंध में भूमाफिया शब्द लिख करके एंटी भूमाफिया में भी शिकायत किया, IGRS पर भी डाला, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया। अपने आप को शांति प्रिय नागरिक बता रहा था। एक एप्लीकेशन मैंने पढ़ा था, उसमें अपने आप को शांति प्रिय नागरिक बता रहा था। अनुराग यादव के नाम से भी उसने एप्लीकेशन डाला था, उसको भी वादी बनाया था और उसमें उसकी उम्र 20 साल दिखाया था। क्या लग रहा है कि वो शांति प्रिय था? इस तरह की शांति प्रियता जो मतलब आज सब लोग जान रहे हैं कि कैसा व्यक्ति था, प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, प्रशासन तो सबसे पहले मामला जो भी विवाद होता है वो थाने पर जाता है। तो थाने पर आप लोग भी देखते हो, पूरी दुनिया भी देख रही है, पूरा जनमानस भी देखता है। वहाँ कौन गलत है, कौन सही है, इसका जो पैमाना नहीं होता। वहाँ पैमाना सिर्फ पैसे का होता है कि कौन पैसा दे देगा वो सही है। बेशक गलत हो, पर पैसा दे रहा है तो वो सही है। बस मामला वही पैसे से तौला जाता है वहाँ कि सही कौन है, गलत कौन है।
अभी फिलहाल क्या चल रहा है इस पूरे मामले में? लग रहा है कि अनुराग यादव को इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि कंडीशन जो भी आजकल देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की है, वो बेहद दयनीय दशा है। कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्टें भी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई हैं। और आप देख भी रहे हैं, हमारा ये जो मामला चल रहा था सन 95 से आज तक निष्कर्ष नहीं निकला। तो आगे ये आज शुरू हो रहा मामला, तो इस पर हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये अगले 2, 4, 6 सालों में निपटने वाला है। कोई उम्मीद नहीं है न्यायालय से। और न्यायालय जो है, तो मैं तो मानता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्टें जो है वो कहीं न कहीं पंग हो चली हैं, असहाय हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनको धरातल पर उतार देना चाहिए। एक पिंजरे में बंद करके एसी रूम दे दिया जाए और सैलरी के रूप में मोटी रकम दी जा रही है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 30 साल से मुकदमे चल रहे हैं ये। अभी आप न्यायालय में देखेंगे तो कोई 40 साल से, कोई 45 साल से, कोई 50 साल से मुकदमे पेंडिंग है। तो ये न्यायालय कर क्या रहा है? और सरकार उस पर छिपाने के लिए अभी हाल ही में आप लोग देखें हैं, पूरी जनता भी देख रही है, पूरा देश भी देख रहा है कि आईपीसी सीआरपीसी को इन्होंने क्या किया, बीएनएस बीएनएसएस कर दिया। आप नाम बदलने में माहिर हैं, नाम बदलने से त्वरित न्याय मिलने वाला है क्या? बिल्कुल। तो ये ऐसा होना संभव नहीं है। अच्छा, अनुराग यादव के साथ जो भी घटना हुई थी, एक षड्यंत्र की तरह पहले से प्लानिंग थी या फिर अचानक हो गया था? नहीं, देखिए, वो प्लानिंग के तहत हुआ। अचानक ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि अचानक हो जाएगा, क्योंकि मैं भी था साथ में, अनुराग भी था। मैं भी दातून करते निकला था खेत के लिए, वो भी पीछे था, ब्रश करता हुआ चल रहा था। पूरी साजिश के तहत प्री प्लानिंग, यानी एक तरह से कार्य योजना बनाई गई थी कि इतने टाइम निकलेंगे, इतने टाइम हम लोग कर मार देंगे। क्या लगता था कि अनुराग यादव को पहले से पता होता कि मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है, तो अकेला सब पे भारी होता ऐसा? क्योंकि वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, अगर उससे धोखे से मारा गया तो इसका वो शिकार हुआ है। अगर उसे पता होता कि नहीं ये लोग आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो क्या अकेला 4 पे काफ़ी नहीं हो सकता था वो? अगर वो अकेला 4 पे काफ़ी न भी होता तो खुद को बचा लेता, इतना तो जरूर कर लेता। लेकिन जहाँ तक रही कि पहले जानकारी के संबंध में, तो जानकारी यहाँ तो पास पड़ोस किसी को नहीं होती थी कि ये कितने मुकदमे कर रहा है। जब थाने से या न्यायालय से कोई सिपाही या न्यायालय से कोई नोटिस वगैरह आती थी, तब लोगों को पता चलता था कि इस तरह का मुकदमा। भाई, हम तो मुंबई हैं, कोई दिल्ली है, कोई और कहाँ है, कभी ऐसी घटना हुई नहीं। ये मुकदमे की नोटिस कहाँ से आ रही है? धनबाद से मुकदमा करवाता था वो। धनबाद से जब घर पे पुलिस आती थी तो उसके अनुराग जी के पिता बता रहे थे कि जब घर पे पुलिस आती थी तो मुट्ठा भर करके हाथ मिला करके और मुट्ठी में मोटी रकम लेकर के पुलिस चली जाती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि देखिए, थाने पर होता क्या है कि गलत को जो है पैसे से सही किया जाता है, और जो सही है उसको पैसे के अभाव में गलत ठहराया जाता है। ये थाने पर होता है, पुलिस का रवैया है। अब जहाँ तक रहे मुकदमे के संबंध में जानकारी, तो वो 2001 में धनबाद से एक मुकदमा किया था, फर्जी मुकदमा था। उसमें अनुराग के पिता और हमारे भी पिता थे, पास में वो 3 पड़ोसी थे, उनको जो है आरोपी बनाया था। और वहाँ से नोटिस आती थी तो थाने के सिपाही लेकर के यहाँ आते थे तो भाई आप लोग जो है वहाँ लूट डकैती की है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं। घर गृहस्थी खेती बाड़ी करने वाले गरीब परिवार, कौन जा रहा है वहाँ लूट घसोट करने? और इसके पास वहाँ क्या लूटेगा? ये तो खुद खाने के लिए मर रहा था, हमारे घर ही जिया खाया था। अभी आया था रिटायर होकर के, तो हमसे 1 घंटे बातचीत किया था इस मसले पर। तो हमसे यही कहा कि आपके घर से हमें बहुत प्यार सम्मान मिला, लेकिन आपके यहाँ हम रह करके काम धंधा करते थे सिर्फ खाने पर, कि हमें सुबह शाम आपका परिवार खिला देता था, इसीलिए हम आपके यहाँ कम से कम काम करके खाते थे। घटना के बाद एसपी आते हैं यहाँ के, और वो गुस्सा था उनके अंदर कि मेरी बंदूक कहाँ है। मतलब उस वक्त और शायद बंदूक उनको मिल जाए तो उसको मार देते। अब वो एसपी के अंदर जो उस वक्त जो ज़मीर जगा हुआ था कि मतलब मुझे न्याय करना था, इंसाफ देना था, अपराधी को सजा देनी थी, अब क्या लग रहा है कि एसपी साहब सब भूल गए हैं? देखिए, एसपी साहब उस समय जो पिस्टल को लेकर के गुस्सा था, वो गुस्सा था नहीं। उस समय मैंने उनसे कहा था कि वो ऐसे जा रहे थे, हमने उनसे कहा था कि देखिए उसके घर में जो पिस्टल है, आप निहत्थे जाएंगे तो हो सकता है आप पर भी वार कर दे। इस वजह से वो गुस्से में हुए, अपने मातहतों को कहें कि नहीं भाई पिस्टल हमारी कहाँ है, लाओ। तो लोगों को लगा कि नहीं अब पिस्टल ले रहे हैं तो हो सकता है मार ही देंगे। तो हमारे कहने पर उन्होंने अपनी पिस्टल मंगाई थी। स्थानीय थानाध्यक्ष, लेकिन आश्वासन जो उन्होंने दिया केवल कोरा आश्वासन, डीएम साहब भी दिए, कप्तान साहब कि हम इनकाउंटर करेंगे, डीएम साहब कि हम डिमोलिशन की कार्रवाई तत्काल कराएंगे,
भले हमें 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक हाई कोर्ट में खड़ा होना पड़े, खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। सब लोग केवल कोरा आश्वासन दे करके केवल अपना काम निकालने के लिए कि हमारी फजीहत न हो, इसलिए निकल लिए। बिल्कुल। थानाध्यक्ष के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? थानाध्यक्ष के ऊपर जो भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जब हो हल्ला चारों तरफ मचने लगा, 10 दिन बीत गए, तब जा करके उनको लाइन हाजिर किया गया। बस इससे अलावा और कुछ नहीं किया गया। क्या अभी क्या उम्मीदें हैं? प्रशासन कानून से कुछ उम्मीदें हैं कि अनुराग यादव को इंसाफ मिलेगा? देखिए, कोई उम्मीद नहीं है हमें, हम उम्मीद करते भी नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग आश्वासन देते हैं केवल आश्वासन ही रह जाता है, कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से हमने कप्तान साहब से कहा भी था कि देखिए, इस मैटर को जल्द से जल्द चार्जशीट आप न्यायालय में सबमिट कराइए, और इतने नहीं, आपके महकमा चला भी रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन, उसके तहत आप चार्जशीट सबमिट कराइए 15 दिन में, ताकि जल्द से जल्द जो है ट्रायल शुरू हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन आज तक उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं कराया। यहाँ तक कि हमने उस समय कहा भी था, राजाराम द्विवेदी जो थे तो उनकी संलिप्तता थी इस मैटर में, इस वजह से हमने उनसे विवेचना ट्रांसफ़र भी कराया था। तो कप्तान साहब को मैंने एक प्रार्थना पत्र विवेचना ट्रांसफ़र करने के संबंध में दिया भी था, तो उन्होंने विवेचना जो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। लेकिन क्राइम ब्रांच का जो भी विवेचक है आज तक किसी से मिला नहीं मेरे परिवार में। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि प्रशासन का जो रवैया है वो ढिलमिल नहीं, मिलजुल है? देखिए, ढुलमुल की तो बात अलग है, कहीं न कहीं उनकी मिली भगत आरोपियों से है, आरोपियों को बचाने की कोशिश है। अब इसमें देखेंगे आप, हर कोई जानता है विभाग को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं ये लोग। तो कहीं न कहीं उसमें एक दरोगा जो है उसको बचाने की भी मुहिम चल रही है। आज तक क्यों चार्जशीट फाइल नहीं की गई? 1.5 महीने बीत गए, क्या है? केवल एक कानून का ही सहारा दिया जा रहा है कि नहीं 90 दिन का हमें वक्त है। अरे भाई, अगर 90 दिन का वक्त है तो आप ऑपरेशन कन्विक्शन क्यों चला रहे हो भाई? बंद करो। बिल्कुल। क्या ज़रूरत है? आप नहीं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जुमला सुनाते हैं कि नहीं 15 दिन के अंदर चार्जशीट जो है सबमिट करेंगे, उसके बाद कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, तत्काल ट्रायल कराएंगे, लेकिन सब हवाई है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आप समझ गए होंगे कि अगर इतने दिनों बाद भी अगर कोई ठोस कदम प्रशासन नहीं उठाती, छोटे मोटे मामले में एनकाउंटर हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े मामले में अभी तक सिर्फ उनके ऊपर गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है कि मामला शांत पड़े तो उनको जमानत मिल जाए और फिर अपराधी सरेआम घूमे। और आज अनुराग नहीं है, हो सकता है कि उसका परिवार भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मामला ज़मीन का है। उस पूरे ज़मीन पर लालता प्रसाद की निगाह है और हो सकता है कि आने के बाद ऐसा वो काम करे। शुक्रिया।